अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद से दोनों गुट नए नाम और नए निशान के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब तक उद्धव और शिंदे गुट शिवसेना अपने अपने दावे कर रहे थे और अब चुनाव आयोग ने दोनों को नया नाम दे दिया है। आयोग ने पहले दोनों से नए नाम और नए निशान मांगे। दोनों गुटों ने 3-3 नए नाम और नए निशान दिए, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को मशाल का निशान दे दिया है, जबकि उनकी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे होगा। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी का नाम अब बाला साहेब बांची शिवसेना होगा। वहीं चुनाव आयोग ने अभी शिंदे गुट को कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिया है और उन्हें 3 नए निशान भेजने को कहा है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के त्रिशूल और एक और दूसरे निशान को उसको मानने से इनकार कर दिया। अब देखते हैं निशान क्या तय होता है। तफसील से जानकारी दे रहे हैं सोहित मिश्रा। शनिवार के दिन चुनाव आयोग की ओर से जो शिवसेना नाम है और साथ ही साथ जो शिवसेना का चुनावी चिन्ह है धनुष बाण, उसे फ्रीज कर दिया गया था, जिसके बाद शिवसेना के भीतर मौजूद दोनों गुटों से यह कहा गया कि अपने अपनी ओर से नए चुनावी चिन्ह और नए चुनावी नाम दिए जाए, जिसके ऊपर वो चुनाव लड़ सकते हैं। जो एकनाथ शिंदे गुट है और साथ ही साथ जो उद्धव ठाकरे गुट है, दोनों की ओर से 3 नए नाम और 3 नए सिंबल चुनाव आयोग को दिए गए थे। और सोमवार के दिन चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनके गुट का नाम होगा शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और साथ ही साथ जो एकनाथ शिंदे हैं उनके गुट का नाम होगा बाला साहेबांची शिवसेना, मतलब बाला साहेब की शिवसेना। तो इस तरह के 2 नाम दिए गए हैं। उद्धव ठाकरे गुट को जो नया चुनावी चिन्ह दिया गया है वो मशाल का दिया गया है, जबकि एकनाथ शिंदे को फिलहाल कोई नया चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया है, क्योंकि उनकी ओर से जो 3 चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को दिए गए थे, उन तीनों को रद्द किया गया है, उनसे नए चुनाव चिन्ह मांगे गए हैं। बहरहाल आने वाले समय में अंधेरी पूर्व जो विधानसभा है वहां पर उपचुनाव होना है और अब जो उद्धव ठाकरे गुट से जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नामक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जिनका चुनावी चिन्ह होगा मशाल। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 तारीख तक जो नॉमिनेशन है, जो नामांकन की प्रक्रिया है, उसे पूरा करना है। तो अब जो उनके प्रत्याशी होंगी, ऋतुजा लटके हैं जो वहां से विधायक थे, रमेश लटके, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को उद्धव ठाकरे के खेमे से वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो बीजेपी के प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ने वाली हैं। वो इसी नाम और मशाल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। इस सब के बीच उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और शिवसेना सिंबल को फ्रीज किया है वो सही नहीं है, उस पर स्टे लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो नाम है ये मेरे दादा ने दिया हुआ था और मेरे पिताजी ने इस पार्टी को बनाया था। साथ ही ये भी कहा कि जब एकनाथ शिंदे आने वाले उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं तब इस चुनाव चिन्ह को और इस शिवसेना नामक पार्टी को क्यों फ्रीज कर दिया गया है। इस तरह के सवाल उन्होंने पूछे हैं और साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है कि जो चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है उस पर स्टे लगाया जाए। तो ये देखना काफी अहम होगा कि इसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट क्या कुछ कहती है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुटों को नया पार्टी नाम दिया गया है और साथ ही उद्धव ठाकरे गुट है उन्हें एक नया चुनावी सिंबल यानी चुनाव चिन्ह भी दिया गया है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की, जिनसे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। सोमवार शाम को पूर्व मंत्री के घर जाकर पुलिस ने पूछताछ की। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और लोगों की भावनाओं को आहत उन्होंने किया, ऐसा उन पर आरोप जो है वो लग रहा है। बीजेपी इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती रही है और राजेंद्र पाल गौतम का इसको लेकर कहना है कि उनसे जो पूछा गया उन्होंने उसकी जानकारी दी है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। यहां पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अफसरों पर छापे पड़े हैं और सुबह 7 बजे से अफसरों के ठिकाने पर ये छापे पड़ रहे हैं। 12 से ज्यादा परिसरों पर ईडी इस वक्त छापे डाल रही है। छत्तीसगढ़ में जो ईडी है वो इस वक्त बड़ी कार्रवाई कर रही है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मुकेश, ये जो कार्रवाई ईडी इस वक्त कर रही है, किस संबंध में चल रही है कार्रवाई? मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है कोई, लेकिन अभी पूरा डिटेल नहीं मिला कि क्या कौन सा मामला है। लेकिन इसी मामले को लेकर ईडी की टीमें छत्तीसगढ़ में 12 जगहों पर छापेमारी कर रही हैं और ये छापेमारी आज सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और अभी लगातार जारी है। ईडी के कई अधिकारी इस छापेमारी में शामिल हैं और ये छापेमारी
कई आईएएस अफसरों की यहाँ भी की जा रही है, जिनमें रायगढ़ कलेक्टर रानू शाह है, उनके घर में छापेमारी हो रही है। रायगढ़ के गांधा चौक निवासी नवनीत तिवारी के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। दुर्ग, भिलाई, रायपुर समेत कई जगहों पर छापेमारी हो रही है और देवेंद्र नगर से सीए विजय मालू के यहाँ रेड चल रही है। कलेक्टर रानू साहू के रायगढ़ स्थित घर में छापेमारी हो रही है। महासमुंद से नेता अग्नि चंद्रकार के यहाँ छापेमारी चल रही है। अनुपम नगर में सूर्यकांत तिवारी की यहाँ रेड हो रही है। माइनिंग हेड आईएएस जेपी मौर्य के ठिकानों पर रेड हो रही है। तो इस तरह से ये लगता है कि कुछ ये माइनिंग से जुड़ा हुआ मामला है और माइनिंग से जुड़े हुए मामले को लेकर शायद जो ईडी है उसने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और उसी को लेकर कई आईएएस अफसरों के यहाँ ये छापेमारी चल रही है। और ये कहा जाता है कि ये जो आईएएस अफसर हैं ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी हैं, ऐसा कहा जा रहा है और उनके यहाँ रेड जारी है। तो अभी थोड़े और डिटेल मिलेंगे दोपहर तक, लेकिन फिलहाल जानकारी यही मिली है कि 12 जगहों पर रेड जारी है और कई बड़े अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल मुकेश, आप हमारे साथ बने रहे। ईडी की एक और कार्रवाई जो कि पश्चिम बंगाल में हो रही है उसका भी हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी के जो विधायक हैं माणिक भट्टाचार्य, उनको गिरफ्तार किया और ये जो गिरफ्तारी हुई है पूछताछ में सहयोग न करने के कारण की गई है। मुकेश, इस मामले के बारे में बताइए और इसमें इनकी भूमिका किस तरह से देखी जा रही है? देखिए, ये घोटाला बेसिकली ये था कि काफी बड़ा स्कैम था ये, जिसमें बड़े पैमाने पर आरोप ये कि पैसे लेकर जो है शिक्षा विभाग में भर्तियां की गई। तो उसी घोटाले में पहले ईडी जो है पश्चिम बंगाल की एक्ट्रेस को गिरफ्तार कर चुकी है। एक जो वहां के मंत्री थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था और कई करोड़ रुपए और सोना बरामद किया गया था। उसी मामले की अभी ईडी जांच कर रही है, जिसमें कई शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग संदेह के घेरे में हैं और उसी मामले में माणिक भट्टाचार्य जो कि टीएमसी के एमएलए हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में पहले ही जो ईडी है वो कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई ने भी केस दर्ज किया था, सीबीआई भी इस मामले में लगातार अरेस्टिंग कर रही है। तो काफी बड़ा स्कैम है वहां का और इसी स्कैम को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और तब से ईडी लगातार कई गिरफ्तारियां कर रही है। उसी कड़ी में माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि ये भी इस घोटाले में शामिल थे और इनको भी काफी पैसा पहुंचा है इस घोटाले का, तो उसी को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। जी शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में 56 साल से राजनीति में सक्रिय रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, आज उन्हें अंतिम विदाई दी जानी है। अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव सैफई में होगा। आज दोपहर 3 बजे के बाद यहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। कल उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से सैफई लाया गया था और यहां पर सैफई में स्थानीय लोगों के लिए दर्शन के लिए रखा गया है। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सैफई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, तेजस्वी यादव, जयंत चौधरी सैफई जाकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला सैफई से हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं नेताजी के इस अंतिम वक्त में श्रद्धांजलि उनको देने के लिए। क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं और लोगों से आपने बात की, काफी जाहिर है गमगीन माहौल वहां पर? बिल्कुल, काफी गमगीन माहौल है। कल 5:30 बजे नेताजी का पार्थिव शरीर गुड़गांव मेदांता से यहां पर पहुंचा और तब से अभी तक जो उनके अंतिम दर्शन करने वाले हैं उनका तांता लगा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर सबसे पहले पहुंचे कल, जब पार्थिव शरीर नेताजी का आया। उनके साथ भूपेंद्र चौधरी जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ मौजूद रहे। उसके बाद तमाम जो उनके चाहने वाले पुराने समाजवादी, नए युवा सब वहां पर मौजूद रहे। अखिलेश यादव पूरे परिवार के समेत, शिवपाल यादव वहीं बगल में रात भर नेताजी के पार्थिव शरीर के बगल में बैठे रहे और लोगों के आने का और श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला जारी रहा। यहाँ पर ये जो मंडी का मैदान है सैफई का, यहाँ पर अंतिम दर्शन
के लिए 10 बजे नेताजी का पार्थिव शरीर लाया जाएगा और यहीं पर जितने भी तमाम नेतागण आ रहे हैं, चाहे वो केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हों, या नीतीश कुमार, तेजस्वी, जयंत, प्रियंका गांधी, सब यहीं पर उनके अंतिम दर्शन कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और यहीं बगल में ही नेताजी का 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, तो आज फिर वो वापस योगी आदित्यनाथ यहां पर रहेंगे। जब अंतिम संस्कार होगा तो योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो मैदान है इसकी खास सिग्निफिकेंस है। यहीं पर जो, जब आपको याद होगा ताबिश और जया कि जब सपा सरकार में थी तो यहीं पर सैफई महोत्सव होता था। यहीं पर मुलायम सिंह और पूरा यादव कुनबा और तमाम उनके जो चाहने वाले इकट्ठे होते थे। आज सोचिए यही मैदान है, वो ये भी देख रहा है कि यहाँ पर नेताजी के पार्थिव शरीर को भी रखा जाएगा। एक युग का अंत है। कई विधायक नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, घर ही नहीं गए। सुबह से यहाँ पर शाम कल आ गए और तब से यहीं बैठे हुए तमाम कार्यकर्ता यहीं सो गए और सबको बस यही था कि सुबह जब वो आए, जब नेताजी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचे तो उनको एक झलक मिल जाए। तो और यही वजह है कि नेताजी ने कमाया भी वही, और जो कहा जाता है, अगर आप उनसे बात कर पाए, सफाई के लोगों को भी सुना पाए, वो नेताजी के जाने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, उनको उनसे अगर आप बात कर पाए। बिल्कुल, कुछ विधायकों से बात करते हैं जो विधायक रहे हैं और अखिलेश के साथ, अखिलेश नेतृत्व में जीते हैं और मुलायम सिंह के नेतृत्व में भी जीते थे। सर, आपका नाम बताइए। स्वामी ओमेश, विधायक चांदपुर बिजनौर। आप बिजनौर से हैं, आप विधायक हैं, आपने नेताजी के साथ भी काम किया। 40 वर्षों से 40 वर्षों से काम किया। मुझे बुलाकर के अध्यक्ष बनाया था समाजवादी पार्टी का। तो अब नेताजी नहीं रहे, आपने अखिलेश जी के साथ भी काम किया। आप क्या देखते हैं कितना बड़ा नुकसान है? एक तो हो गया आप लोगों को भावनात्मक नुकसान तो है ही है, राजनीतिक तौर पर आप क्या देखते हैं कि नेताजी के ना रहने से आप लोगों को किस चीज की कमी है वो खलने वाली, एक विधायक के तौर पर, उनके पुराने सहयोगी के तौर पर? नेताजी का संरक्षण हमें था जय, हम बड़े से बड़े आंदोलन कर लेते थे जय, हमें महसूस नहीं होता था, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि नेताजी हमारे बीच में रही हैं, हमें उनकी खल रही है उनकी अनुपस्थिति जो है। नेताजी जो है जमीन से जुड़े हुए नेता थे जो है, धरती पुत्र के नाम से उनको पुकारा जाता है। मैं उनको जन नायक के रूप में देखता हूँ, राष्ट्र नायक के रूप में देता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि सब लोग कहते हैं, चूंकि हम लोग तो युवा पीढ़ी के लोग हैं, हमने वो एक्टिव पॉलिटिक्स में जब मुलायम सिंह थे तो हम लोग तब उनको कवर नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों ने देखा है, कहा जाता है कि मुलायम सिंह जिससे एक बार मिल लेते थे वो 15 साल बाद भी उनको मिल जाए तो उनका नाम याद रखते थे, उसका गांव याद रखते थे। ये एक बहुत अलग बात थी उनमें। एक चुंबक थी वो, पावरफुल चुंबक, जो नजदीक गया चिपक गया उससे, फिर हटानी पूरी जिंदगी जाए, ऐसी चुंबक थी वो। व्यक्तित्व था वो, आंदोलन था, एक जिहाद था, और उस आंदोलन के द्वारा वो उस आज़ादी को हासिल करना चाहते थे जिस आज़ादी को मेरे देश के वीरों ने बलिदान दे करके हासिल किया था। आज तक भी वो आज़ादी नहीं आई है गरीबों में, मजदूरों में। वो चाहते थे, वो जो पीछे का व्यक्ति है, जो सबसे पीछे का व्यक्ति है समाज का जो है, जिसको जो है एक चून रोटी मिलती है एक टाइम जो है, 2 टाइम रोटी भी नहीं मिलती, उसके झोंपड़ी में दीपक जलाना चाहते थे। वो प्रेरणा दे करके गए हैं, संदेश दे करके गए हैं कि आप जो गरीबों की लड़ाई जो समाजवादी पार्टी लड़े जो इसके लिए। आप विधायक हैं, आप भी विधायक हैं? पूर्व विधायक हैं, एटा से विधायक हैं। आप बताइए, यहाँ पर पहुंचे हुए कब से आए थे यहाँ पे? कल से आए हुए हैं हम लोग यहाँ पर। और गए नहीं कहीं पे? कहीं गए नहीं, पहले घर में और यहाँ पे? जी। भावनाएं क्या है आप? माननीय नेताजी, हमारी विधानसभा निधौरी कला थी, वहीं से विधायक भी रहते नेताजी, और नेताजी को से हमारा बहुत जिगरी लगाव रहा नेताजी से हमारा। नेताजी के जाने के बाद हम लोग बड़े बख्शिश महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, उनका पूरा आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलेगा। तो आपने देखा कि कल यहाँ पर आए हैं और अब तक यहाँ बैठे हुए हैं विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखते होंगे जया, बड़ा आजकल राजनीति में चीज़ें बदल गई हैं। जो हम लोग सुनते हैं अपने लोगों से, पुराने लोगों से जो यहाँ पर मौजूद है, कि हमने भी जो देखा भी, आपने भी देखा हो टीवी चैनल्स में, उनके पुराने वीडियोस में भी, नेताजी इस बार जब उनको यहाँ पर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो थे मैनपुरी में, आपने देखा होगा अक्सर नेता आते हैं, हाथ हिलाते हैं,
और एक नेता होता है आगे, बाकी सब लोग पीछे होते हैं। लेकिन नेताजी वैसे नहीं थे, वो अभिवादन तो करते थे लेकिन 5 लोगों को पकड़ के उनका हाथ लेके आगे आते थे और फिर हाथ खड़ा करते थे और सबसे कहते तुम सब साथ मेरे साथ अभिवादन करो। तो नेता वो होता है जो सबको साथ लेके चलो। नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने तमाम बड़े नेता क्रिएट किए, बनाए, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा रहे हों जो कांग्रेस चले गए, रेवती रमन सिंह, मोहन सिंह, जनेश्वर मिश्रा जैसे लोगों के साथ काम किया। और भले ही उन पर ये इस बात का आरोप या इसमें कुछ थोड़ी सत्यता भी है कि उन्होंने यादवों को बढ़ाया, ये आरोप भी लगता रहा, लेकिन उसके अलावा भी तमाम जातियों के लोग हैं जिनको इतना सम्मान दे करके मंत्री, सांसद तक बनाया, चाहे वो सुशीला सरोज जो कि पासी समाज से आती हों, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मी समाज से आते हों, तमाम दूसरे नेता हैं जिनको उन्होंने बनाया और आज एक भारत की राजनीति में एक जाने माने चेहरे हैं, अपनी पहचान बना चुके हैं। तो ऐसे थे नेताजी। तो यही वजह है कि मोहब्बत करने वाले यहाँ रात भर जाना भी जाता है उनको। सौरभ, ये कहा भी जाता रहा उनके लिए कि जो उनके साथ, जिनके साथ उन्होंने काम किया है, जो उनके साथ रहे, वो किसी भी पार्टी में गए हों या दूसरी पार्टी के लोग भी उनसे अगर कभी मिले हैं तो एक सम्मान जो है उनके बीच रहा है और एक अलग अंदाज में वो उनसे मिला करते थे। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका सब जानकारी के लिए। आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन आप देखिए राजनीति से पहले मुलायम सिंह यादव पहलवानी किया करते थे। उस वक्त की जो उनकी शुरुआत थी वो कैसी रही थी, ये SFI के प्रधान रामफल हैं, उनसे हमारे सहयोगी सौरभ ने बात की। उन्होंने उस वक्त के उनके किस्से भी बताए। हम इस वक्त SFI में हैं और ये घर है मुलायम सिंह यादव का। यहाँ सबकी आंखें नम है, सब यहाँ पर आए हैं एक आखिरी झलक पाने के लिए उनके नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी की। आपको यहाँ नजर आएगा मुलायम सिंह जी का पार्थिव शरीर पहुंच गया है और उनके घर पर उनकी दर्शन करने के लिए हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबके दिल में बस एक ही बात है कि किसी तरीके से आखिरी बार वो नेताजी के दर्शन कर ले। नेताजी का राजनीतिक सफर काफी 5 दशक से ज्यादा रहा। उसके बीच में वो विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और उसके बाद सबके नेताजी तो पहले दिन से थे। और उनका नाम जो नेताजी कहा उनको, वो 1992 में जनेश्वर मिश्रा, जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था, उन्होंने वो नाम दिया था। हमारे साथ रामफल वाल्मीकि जी हैं जो कि यहाँ SFI के प्रधान हैं और उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने नेताजी के साथ उनके राजनीतिक सफर की जब शुरुआत हुई तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हम सबको पता है नेताजी पहलवान थे, पहलवान के बाद वो शिक्षक रहे और शिक्षक के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। रामफल जी, आप यहाँ के प्रधान हैं, बताइए कि आप पहलवानी यहीं करते थे मुलायम सिंह जी? मैं रामफल वाल्मीकि प्रधान SFI हूँ और मेरा जन्म इसी गांव में हुआ। बचपन से मैं यहीं रहता था। वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। और नेताजी जब संसोपा से प्रथम बार विधायक बने, उसके पहले नेताजी पहलवानी करते थे। तो हम नौजवानों को, जो लड़के थे, सबको पहलवानी के दाव सिखाते थे और जो जंगल खोदे जाते थे गाँव में, खेतों में, वहाँ पर एक दूसरे से कुश्ती लड़ाया करते थे। नेताजी ने कभी छुआछूत नहीं मानी, कभी ऊंच नीच की भावना नहीं रखी, सबको प्यार दिया, सबको कुश्ती के दाव सिखाई। तो आप पहले शुरुआत में उनसे कुश्ती सीखते थे? हमारे बराबर के सभी लड़के हम लोग लड़ते थे आपस में और पहलवानी करते थे। और कैसे पहलवान थे नेताजी? नेताजी बहुत अच्छे पहलवान थे, कभी जिंदगी में चुनाव हारे नहीं और अच्छे दूने पहलवानों से कुश्ती लड़ते थे। हम लोग को भी सिखाते थे इसी तरह दूने से लड़ना, जिससे कि जीतो तो जीतो गई, हारने का नाम मत लेना। और उनका चरखा दाव ऐसा दाव था साहब कि वो पहलवान के नीचे घुस जाया करते थे। चरखा दाव बड़ा फेमस है उनका। फेमस दाव था। तो लोग समझते थे, पहलवान समझता था कि हमने नेताजी को दबा लिया है, लेकिन नेताजी इस तरह से उनको पटक देते थे कि चारों खाना चिक हो जाते थे और तालियां बजती थी। नेताजी को सब लोग आशीर्वाद देते थे। बहुत बढ़िया पहलवान थे। वो शिक्षक यही मैनपुरी में ही करहल में पढ़ाते भी थे, पॉलिटिकल साइंस के। जी, यहाँ हिंदी पढ़ाते थे, लेक्चर रहे जैन विद्यालय में, जैन इंटर कॉलेज में, और उसके बाद राजनीति में भी करते रहे और हमेशा राजनीति में अच्छे लोगों को उन्होंने पछाड़ा। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अफसरों पर छापे पड़ रहे हैं और सुबह 7 बजे से अफसरों के ठिकानों पर ये छापे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला हो सकता है, माइनिंग से जुड़ा ये पूरा केस हो सकता है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी कुछ देर में फोन लाइन पर जुड़ेंगे, बताएंगे, तफसील से जानकारी देंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके जो करीबी अफसर हैं,
उनके यहाँ पर ये छापेमारी सुबह 7 बजे से ईडी कर रही है। जी मुकेश, बताएं क्या जानकारी मिल पा रही है अब? हाँ, देखिए, ये पूरा जो मामला है ये माइनिंग से जुड़ा हुआ है और माइनिंग से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और उसी मामले में ईडी जो छत्तीसगढ़ में करीब 12 जगहों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अफसरों के यहाँ की जा रही है, जिसमें जो माइनिंग हेड हैं IAS JP मौर्य, उनके ठिकानों पर रेड हो रही है। उनकी पत्नी जो रानू साहू हैं, जो कि रायगढ़ की कलेक्टर हैं, उनके ठिकानों पर रेड चल रही है। इसके अलावा जो नवनीत तिवारी हैं, रायगढ़ के रहने वाले, उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। दुर्ग, भिलाई, रायपुर में इन तमाम जगहों पर जो है रेड चल रही है। देवेंद्र नगर में CA विजय मालू के यहाँ रेड चल रही है। तो इस तरह से कई अफसरों के यहाँ छापेमारी की जा रही है। महासमुंद में जो नेता अग्नि चंद्रकार हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अनुपम नगर में सूर्यकांत तिवारी की यहाँ रेड चल रही है। तो इस तरह से 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है और ये छापेमारी कई IAS अफसरों के अलावा कुछ और लोगों के यहाँ की जा रही है जो कि माइनिंग से जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल छापेमारी में क्या कुछ मिला है ये साफ नहीं है, लेकिन ईडी के अधिकारियों के मुताबिक 7 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई थी, जो कि आज देर शाम तक चलेगी। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी के छापे हो रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। जैसे कि मुकेश यहाँ पर बता रहे थे, अलग अलग जगहों पर जो भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं, उनके ठिकानों पर ये ईडी छापेमारी कर रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। यहां पर TMC विधायक का मणिक भट्टाचार्य को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ये बताया जा रहा है गिरफ्तारी इसलिए भी हुई है क्योंकि पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। शिक्षा से जुड़ा ये पूरा घोटाला बताया जा रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में जो है ये गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा फिर से विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरती और भड़काऊ बयान दिया है। विपक्ष जो है कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है और इस बयान के बाद आप देखिए दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ बेहद हल्की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है और वो भी तब जबकि वो पहले भी इस तरह की बयानबाजी करने से बाज नहीं आए हैं। ये दिल्ली के पढ़े लिखे सांसद हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली से ये पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने और फिर MBA करने के बाद भी वो नफरती सबक देने से आगे नहीं जा पाए। वो दिलशाद गार्डन में VHP के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जहाँ जहाँ ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूँ अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस यही इनका इलाज है। मामले को तूल पकड़ता देख दिल्ली पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय थाने में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें थाने से ही बेल मिल जाती है। आरोप बिना इजाजत रैली करने का है। अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। ये बीजेपी सांसद मंच से खुलेआम मुसलमानों के पूर्ण बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। नफरत भड़काने के लिए इनकी जगह जेल में है। मीटिंग सरकारी अनुमति पुलिस की मौजूदगी में हुई। दिल्ली पुलिस कब एक्शन लेगी? मोदी जी कब तक ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे? AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने शेयर करते हुए PM मोदी को निशाने पर लिया है। भाजपा RSS का सांसद देश की राजधानी में खुली सभा में मुसलमानों के बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। RSS के मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों में झूठा डर फैलाया जा रहा है। सच तो यही है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दिल्ली CM और अमित शाह दोनों ने ही चुप्पी साध ली है। दिल्ली में सरकार चला रही आप इस मामले में भी चुप है।
और बीजेपी के सूत्र की दलील है कि प्रवेश वर्मा के बयान को हेट स्पीच नहीं माना जा सकता। जब कभी केंद्र सरकार से जुड़े हुए नेता कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना होता है कि वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस बार बयान जो है वो उनके सांसद ने दिया है। प्रवेश वर्मा का ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी वो 2 बयानों को लेकर विवादों से घिरे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बार फिर से धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। यानी जो आयोजक हैं उनके खिलाफ तो एफआईआर हुई है, सांसद के खिलाफ नहीं हुई है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। सोमवार शाम पूर्व मंत्री के घर जाकर पुलिस ने उनसे पूछताछ की। आपको बता दें, राजेंद्र पाल गौतम पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और लोगों की भावनाओं को आहत किया। राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि उनसे जो पूछा गया उन्होंने उसकी जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद से दोनों गुट नए नाम और नए निशान के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब तक उद्धव और शिंदे गुट शिवसेना अपने अपने दावे कर रहे थे, पर अब चुनाव आयोग ने दोनों को नया नाम दे दिया है। आयोग ने पहले दोनों से नए नाम और नए निशान मांगे। दोनों गुटों ने 3-3 नए नाम और नए निशान जो है वो अपनी तरफ से दिए, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को मशाल का निशान दे दिया है, जबकि उनकी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे होगा। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी का नाम अब बाला साहेब बाची शिवसेना होगा, यानी बाला साहेब की शिवसेना। वहीं चुनाव आयोग ने अभी शिंदे गुट को कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिया है और उन्हें 3 नए निशान भेजने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के त्रिशूल और गदा को धार्मिक चिन्ह बताकर मना कर दिया। और अब बात बुलेट ट्रेन की करते हैं। इसका इंतजार काफी वक्त से हो रहा है। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी कम करने के लिए देश की पहली बुलेट ट्रेन का सपना अब आकार लेने लगा है। एक तरफ जहां पर गुजरात में 98.8% और की जमीन जो है उसका अधिग्रहण हो गया, वहीं महाराष्ट्र में भी काफी हद तक जो है जया ये अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। बिल्कुल ताबिश, यहाँ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 95% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। और बापू के धाम साबरमती में उसके लिए कहां बन रहा है पहला बुलेट रेलवे स्टेशन और कैसे वहां कनेक्ट होंगे ट्रांसपोर्ट के सभी मोड, देखते हैं इस पर हमारे ग्राउंड रिपोर्ट। देश की सबसे तेज दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन मुंबई से गांधीनगर पहुंचने में तकरीबन 6 घंटे का समय लेती है, लेकिन बुलेट ट्रेन यही दूरी 3 घंटे में तय करेगी, जिसके लिए गुजरात ही नहीं अब मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी रफ्तार से काम शुरू हो चुका है। बड़ी बात है कि ठाकरे सरकार में महाराष्ट्र में ठप पड़े कामकाज में अब सरकार बदलने के बाद तेजी आई है और अब 95% जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र में भी जो वहाँ के बीकेसी स्टेशन है और टनल के टेंडर्स क्लोज कर दिए गए हैं, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो लोग वहाँ पे भी वो खुल जाएंगे। जो लैंड एक्विजिशन है महाराष्ट्र में 95% हो गया है, गुजरात में 98% हो गया है, तो महाराष्ट्र में भी हवेली का पूरा 100% हो गया, 100%। बुलेट ट्रेन का गुजरात में पहला स्टेशन साबरमती में होगा। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये साबरमती मल्टी मॉडल हब है और ये जो आगे आप जगह देख रहे हैं ये वहां पर साबरमती बुलेट ट्रेन का पहला जो स्टेशन होगा वो बनना है। दरअसल अभी जो स्टेशन है ये साबरमती भारतीय रेल का स्टेशन है, लेकिन हम वहां उस स्टेशन तक पहुंचने के लिए अभी वहां पर सिर्फ जमीन है, थोड़ी सी पाइलिंग का काम, खोदने का काम दरअसल शुरू हुआ है। अभी इसे बनाने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जिस मल्टी मॉडल हब की कल्पना की गई है वो लगभग बनकर तैयार है और फिलहाल हम यहाँ पर ही खड़े हैं। इसी मल्टी मॉडल हब से ये यहाँ से एक तरह से स्काई वॉक है, वहाँ से जाते होते हुए वहाँ जाकर साबरमती जो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन होगा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का, वहाँ पर जाकर मिलेंगे। और वो स्टेशन किस तरह का होगा, तो ये स्टेशन है बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन है ये कुछ इस तरह का यहाँ पर होगा। भारत में ये अपनी तरह की पहली इमारत होगी जो बुलेट ट्रेन से लेकर मेट्रो और भारतीय रेल के साथ
सड़क रास्ते से आने वालों को भी एक दूसरे से जोड़ेगी। इस बिल्डिंग में जैसे फूड कोर्ट की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है और रिटेल शॉप है। इस बिल्डिंग में पार्किंग भी काफी रखा गया है। 1500 फोर व्हीलर का पार्किंग है। अगर कोई सिटी से कोई आता है तो अपना गाड़ी वो पार्क करके बुलेट ट्रेन को आप पकड़ भी सकते हैं और लौट के फिर गाड़ी का यूज भी कर सकते हैं। ये और भी कुछ इसमें गतिविधियां होंगी, इतनी बड़ी विशाल इसमें ये बिल्डिंग जो है 3rd फ्लोर के ऊपर 2 पार्ट में है। एक है पार्ट ए एंड पार्ट बी है। जो पार्ट बी है उसको होटल के लिए फ्यूचर में देने के लिए रखा गया है। जो लोग आए हैं यहाँ रह भी सकते हैं। और ये जो पार्ट ए बिल्डिंग है इसके ऊपर वाले जो फ्लोर है 4 से 9, इसको तो कमर्शियल यूज के लिए रखा गया है। इस बिल्डिंग की छत पर सोलार पैनल लगाया गया है। साबरमती के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए छत पर चरखा और बिल्डिंग के अगले हिस्से की तरफ महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च आंदोलन का प्रतिरूप दर्शाया गया है। बहरहाल ये मल्टी मॉडल हब तो बनकर लगभग तैयार है और फरवरी 2023 तक इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। लेकिन सबको जो इंतजार है वो इंतजार है बुलेट ट्रेन का कि कब भारत की पहली बुलेट ट्रेन शुरू होगी। बिलीमोरा सूरत के बीच में जो 50 किलोमीटर 2026 में वहाँ ट्रायल रन करने की हम लोगों का तो पहले 50 किलोमीटर का ही ट्रायल रन होगा और वो बिलीमोरा और सूरत के बीच में होगा, वो भी साल 2026 में होगा। जी ऐसा जी मतलब साफ है, तकरीबन 1 लाख करोड़ लागत वाली मुंबई से अहमदाबाद 508 किलोमीटर दूरी तक हाई स्पीड रेल परियोजना यानी बुलेट ट्रेन में बैठने का सपना आकार जरूर ले रहा है, लेकिन साकार होने में अभी काफी वक्त है। साबरमती से कैमरामैन प्रवीण रोहित और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अब भी जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने फिर से हमला किया है और सोमवार सुबह हुए इस हमले में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। क्रीमिया पुल पर हुए धमाके के बाद से रूस की तरफ से हमले बढ़ गए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक दूसरे को आतंकी करार देने में जुटे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। स्थानीय समय के हिसाब से सोमवार सुबह 8 बजे एक के बाद एक कई धमाकों से कीव शहर दहल उठा। चारों तरफ आग और तबाही बिखरी नजर आई। इन हमलों में 8 लोगों की मौके पर ही मौत की पुष्टि की गई है। दर्जनों घायल हुए हैं, कई ने अस्पताल में दम तोड़ा। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने राजधानी कीव के अलावा लवीव, डिनिप्रो और ज़ेपोरिजिया समेत कई शहरों में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है। मकसद ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचाना है। Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв. यूक्रेन पर ताज़ा मिसाइल हमले रूस की बदले की कार्रवाई है। दरअसल रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल पर 8 अक्टूबर को हुए धमाके और पुल के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बाद से ही रूस आक्रामक है। राष्ट्रपति पुतिन ने पुल पर हमले को यूक्रेन की आतंकवादी कार्रवाई ठहराया है। यूक्रेन पर सोमवार के हमले की पुष्टि भी की। Kiev regime has placed itself alongside international terrorist organizations, the most notorious ones, and it is impossible to leave these crimes without a due response. रूस के हमलों से कीव के अलावा खार्किव, सुमी, डिनिप्रो, ज़ेपोरिजिया और लवीव समेत करीब 1 दर्जन शहरों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि क्रीमिया पुल ने पुतिन को नहीं उकसाया, बल्कि रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहा है। जंग के मैदान में हो रही हार से पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों लुहांस्क, डॉनबास, ज़ेपोरिजिया और खेर्सन को रूस का हिस्सा बताने संबंधी डिक्री जारी की है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इसका भारी विरोध किया है। इस बीच रूस के ताज़ा हमले के बाद यूक्रेन भी रूस के खिलाफ बड़े हमले के लिए अपने सहयोगी देशों से मदद मांग रहा है। उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।